चर्च भी जो है वो किसानों के करों का एक हिस्सा था, है ना। चर्च में भी किसान से करों का एक हिस्सा मांगा जाता था, जो कि धार्मिक कर के रूप में वह वसूलते थे। उसको क्या कहते थे? टाइथ कहते थे, टाइथ, है ना। ऊपर से तीसरे एस्टेट में तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों को टाइल कहते थे। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों ही रूपों से वह शामिल थे। इन करों को टाइल के नाम से जानते थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर भी लगाया जाता था, यानी कि जीविका उपार्जन के लिए हमें जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है उनके ऊपर भी कर लगता था, है ना। इस प्रकार से राज्य ने वित्तीय कामकाज में सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे तो उनसे कर वसूलते थे। तो ये कर जो है वो वसूल भी कौन करते थे? वहाँ के पादरी और ही वसूल करते थे। 3 वर्ग उसमें बांटे हुए थे, है ना। तो तीनों वर्गों के अनुसार उनसे कर भी वसूला जाता था। मध्यम वर्ग जो था वो कुछ डिपेंड था, यानी कि कुछ रूप से अपन बोल सकते हैं कि कुछ पढ़ा लिखा भी होता था, तो इसलिए वह कुछ अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार उसको ना करने की भी कोशिश करता था। ठीक है, ये दिख ही रहा है आपको किस प्रकार ये जो है लोग आके अपना अपना कर जो है वो राजा के समक्ष रख रहे हैं। फ्रांस की जनसंख्या 1751 में 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। तो अब क्या होने लगा? जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही थी तो भूख भी बढ़ रही थी, है ना। तो उत्पादन तो तुलना में उसके अकॉर्डिंग और भी अत्यधिक तेज़ी से बढ़ना था। अधिकांश लोग जो है वो रोटी के लिए कीमती तेज़ी से वृद्धि हुई, यानी कि रोटी के लिए भी वह लोग तरसने लग रहे थे। अधिकतर जो कामगार व मजदूर करते थे उनके लिए मजदूर मालिक तय करते थे, यानी कि जो भी उनको मजदूरी दी जाती थी वह भी कौन देता था? मालिक ही देते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई दरों पे नहीं बढ़ रही थी। जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही थी उस प्रकार मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। अमीर गरीब की खाई जो है वो और भी अत्यधिक बढ़ती जा रही थी। तो वही कि जीविका के जो संकट है, जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती थी तो और भी अत्यधिक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा था। ये बताया हुआ ना, जैसे जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हुआ। फसल कोई खराब हो गई तो लेकिन उसके कारण अब फसल जो है वो गरीब गुरबा व पाव रोटी भी नहीं खरीद पाते थे। क्यों? क्योंकि वह लोग फसल खराब कर चुके हैं, तो उनको लिए रोटी जो है जुटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था, यानी कि उनको पेट भरना भी जो है वो मुश्किल हो जाता था। और उससे क्या फैल जाती थी? महामारी और भी अत्यधिक फैल जाती थी। मध्यम वर्ग के विशेषाधिकार की अंत की कल्पना की, यानी कि मध्यम वर्ग जो था वो क्या था, कैसा था? थोड़ा डिपेंड था, यानी कि उसको कुछ जो है वो पढ़ाई लिखाई भी वह करता था, तो इसलिए उसको और समय के साथ में पहले कर भी बढ़ने के अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह भी कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो है वो बदलाव लाने के और भी साधन उपलब्ध नहीं थे। तो वह तीसरे एस्टेट के समूह जो आवाज़ उठाई, समृद्ध व शिक्षक होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके, ताकि 18वीं सदी में ही वह एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ और मध्यम वर्ग उसे कहा गया, है ना। देखिए 18वीं शताब्दी के अंदर ही उदय हुआ था तो उसको क्या कहा गया था? मध्यम वर्ग। वह लोग जो थे वो समुद्री व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर, बल संपत्ति पर अर्जित भी की थी, यानी कि वह लोग पैसा कमाने पर भी जोर दिया करते थे। ऊनी और रेशमी कपड़ों पर निर्यात भी वह लोग करते थे। समाज में समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे और तीसरे एस्टेट ने सौदागरों व निर्माताओं के अलावा भी प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशावर लोग भी इसमें शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास में विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए, यानी कि वह लोग कहते थे कि किसी भी लोगों के पास में विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, सबको समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो सामाजिक हैसियत के आधार पर उसकी योग्यता नहीं होनी चाहिए, समाज के स्तर के आधार पर, यानी कि गरीबी और अमीरी का जो भेद है वो नहीं होना चाहिए। इसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, समान नियमों व समान अवसरों के विचारों और
एक कर परिकल्पना में जॉन लॉक व जाय जॉक रूस से 2 दार्शनिक प्रस्तुत हुए। इन्हें याद कर लेना, ये और भी आगे आता रहेगा आपके इसमें, जो कि जॉन लॉक और जया जॉक जैसे एक रूसी दार्शनिक ने प्रस्तुत की अपनी टू टाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में। लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया, यानी कि उनको जो है वो एक तरह से उनके बारे में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग राजा के जो विचार हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि अमीरी और गरीबी में अंतर उसे नहीं करना चाहिए। रूसों ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच में एक सामाजिक अनुबंधन पर भी सरकार का प्रस्ताव रखा, है ना। उसने जनता को और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उन लोगों को भी आगे बढ़ाया और कुछ प्रस्ताव रखा, जिसमें के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता रहेगी। सरकार के अंदर ये 3 भाग जो हैं वो रहेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वही इसी मंडल की सरकार भी बनी, यानी कि जो सरकार थी उसमें 3 भाग थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए भी अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तित्व अधिकारों की गारंटी भी प्रेरणा एक महत्वपूर्ण स्रोत भी उसके लिए बनी थी। दार्शनिकों के इस विचारों में काफ़ी हाउस में सैलान में गोष्ठियों के गर्मागर्म बहस हुई और पुस्तकों व अखबारों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी होता रहा। पुस्तकों और अखबार के लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सके, यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो कुछ लोग तो क्या थे, अनपढ़ थे, लेकिन ऐसा ही विचार किया गया, यानी कि लोगों के बीच में ज़ोर से पढ़ा जाए ताकि वह अनपढ़ लोग भी उसको सुन सके कि क्या इसके अंदर जो है प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा, यानी कि कुछ जो विशेषाधिकार लोगों को प्राप्त थे, कुछ पादरियों को प्राप्त थे, है ना। चर्च भी जो है वो धार्मिक चर्च लिया करते थे, तो इसी प्रकार कुछ जो विशेषाधिकार थे उसके ऊपर और भी अत्यधिक जोर देना शुरू कर दिया था। लोगों को ऐसा मंजूर नहीं था कि वह लोग कर देवें, तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से विद्रोह करना शुरू कर दिया। इस विद्रोह में ऐसा क्या हुआ कि प्राचीन राजतंत्र के तहत जो है फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था, है ना। विद्रोह के लिए सबसे मूल जो कारण था, क्रांति की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी कि जो लोग फ्रांसीसी सम्राट जो था वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। क्यों? इसके लिए उसे एस्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों में प्रस्तावों की भी मंजूरी लेनी पड़ती थी। ठीक है। इससे एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें कि 3 एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए और इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। ठीक है। सम्राट इसका निर्णय लेता था कि वह बैठक कब बुलाई जाए और कर जो है वो कितना निर्धारित होगा, लेकिन इसके समक्ष वह कर रखा जाता था, इस प्रतिनिधि सभा के समक्ष वह कर रखा जाता था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वह सराय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। ठीक है। वहाँ का जो भवन था उसकी मेजबानी के लिए प्रतिनिधियों की जो सभा बुलाई गई थी उसके लिए एक वहाँ का जो बंगला था उसको सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट में बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए थे। तीसरे एस्टेट में 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए और तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व उसके अपेक्षाकृत समृद्ध व शिक्षित वर्ग कर रहे थे, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे वह उसकी बैठक का अनुभव कर रहे थे। इसके प्रतिनिधित्व अपेक्षा समृद्ध व शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों व कारीगरों की सभा में प्रवेश वर्जित था।
ठीक है। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों व मांगों की सूची बनाई गई, यानी कि जो लोग नहीं आ सक रहे थे तो उनके लिए उसकी सूची भी बनाई गई थी, क्योंकि उनका प्रस्ताव भी जरूरी था जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो पूर्ण जो फ्रांसीसी राष्ट्र था उसको अपना प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि वसराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक वह असेंबली भंग नहीं होगी। उसका नेतृत्व मीराबॉय और आबे सिए ने किया। मीराबॉय का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह एक सम्राटी विशेषाधिकार वालों समाज के ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वसराय की जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी वह उसने दिया। आबे सिए मूलतः पादरी था। उसका तीसरा स्टेट क्या है शीर्ष में एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने का व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, यानी कि संविधान सभा बनाने में जब तक वो व्यवस्था व्यस्त थी तो पूरा जो फ्रांस था वो आंदोलित हो रहा था। क्यों? कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमतें भी आसान छू रही थी। लोगों को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल रही थी। बेकारी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठा रहे थे। जो लोग उनसे मजदूरी कराते थे, है ना, मजदूरों से, किसानों से मजदूरी कराते थे, वह लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे थे, जमाखोरी में जुटे थे। बेकारी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद में गुस्साई औरतें भीड़ की दुकानों पर धावा बोल दिया और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। खुद भीड़ ने 14 जुलाई बास्तिल को धावा बोलकर उसे नेस्तानबूद कर दिया, यानी कि उसे पूरा जो है वो तोड़ फोड़ उसमें कर दी थी। देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक ने भाड़े पर जो लोग थे वो लूटने के गिरोह को उन्होंने बुला लिए हैं, जो पक्की फसलों को तबाह करने में निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय और आक्रांत होकर किसानों के ने कुंदोलों और बेरचों में ग्रामीण किलों के आक्रमण भी उन्होंने कर दिया था। उन्होंने अन्न के भंडारों पर भी लूट लिया। लगान संबंधी दस्तावेजों को भी जलाकर उन्होंने राख कर दिया, यानी कि जो लोग थे वो उन्होंने रोटी के लिए आगाज उठाया और यह जो मार धाड़ या यह जो लूटपाट हुई वो किसके लिए हुई? रोटी के लिए हुई। तो यह भंडारों को उन्होंने लूट लिया और कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर वहाँ से भाग गए। पड़ोसी देशों में जाकर उन्होंने वहाँ से शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता अब से संविधान का अंकुश होगा, यानी कि वह कर तो लेगा लेकिन उसके ऊपर जो अधिकार रहेगा वो किसका होगा? संविधान का होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य व बंधनों वाली समानती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया, है ना। जो चर्च में पादरी जो लोग थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे तो उनको भी अपने अधिकार छोड़ने पड़े। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ चुकी थी। फ्रांस संवैधानिक जो है वह नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप कर लिया था, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसको। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने की बजाय अब शक्तियाँ विभिन्न 3 भागों में बंट चुकी थी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सब क्या थे? किसके रूप थे? संविधान के ही भाग थे, में विभाजित बांट दिया गया। इस प्रकार जो संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी वह भी बताई गई है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिकी के बारे में, ठीक है। सन
1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे। ठीक है, नागरिक जो है वो एक लोगों का चुनाव करते थे और असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। उसमें से भी 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, है ना। मत देने का जो अधिकार था वो किनको था, जो 25 वर्ष से अधिक थे, और वो भी पुरुष, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। वह जो कर चुका सकते थे उनको उसमें खड़ा कराया गया। शेष पुरुषों व महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया, यानी कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने व असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदारों की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। ठीक है, जो कि उच्चतम श्रेणी में हो तो वही लोग जो हैं वो असेंबली के सदस्य बन सकते थे। संविधान पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा पत्र के साथ शुरू हो चुका था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, यानी कि अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जन्मदाता प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक व्यक्ति को नैसर्गिक अधिकारों की वह रक्षा करे, यानी कि जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं वो उनकी रक्षा भी करे। वो घोषणा पत्र क्या थी जिसमें वह अधिकार थे, जैसे कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान ही होते हैं। राजनीतिक संगठन के लक्ष्य आदमी को अनियम और अधिकारों को सुरक्षित रखना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, समाप्ति, सुरक्षा व शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। के बारे में पढ़ना आप खुद। संपत्ति का अधिकार में भी कुछ अधिकार, उसको मुआवजा जो है वो भी शुरू कर दिया जाना चाहिए था। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने शक्ति से था जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य व पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से यह प्रतिनिधित्व के माध्यम से निर्णय लेने के भाग लेने का भी अधिकार हो। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून समस्त प्रक्रियाओं के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत स्वतंत्र दुरुपयोग व जिम्मेदारी के तहत उसकी ही होगी। सार्वजनिक सेना प्रशासन के खर्च चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना जरूरी था। सभी नागरिकों पर उसकी आय के अनुसार समान रूप से वह कर भी लगाया जाना चाहिए था। संपत्ति के अधिकार एक पावन व अनुलंघनीय अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को इसे वंचित नहीं किया जा सकता। जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो, तब तक ऐसे मुआवजे जरूर दिया जाना चाहिए।